तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 सी में बही खाता में अध्याय 11 रोकड़ प्रवाह विवरण। ये रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है, इसको आप सबसे पहले समझ लीजिए। रोकड़ प्रवाह विवरण से मतलब है यह एक ऐसा विवरण है, यह एक ऐसा विवरण है जो एक निश्चित लेखांकन अवधि में व्यवसाय के अंतर्गत रोकड़ व रोकड़ तुल्य प्रतिभूतियों में होने वाले रोकड़ बहाव को दर्शाता है यानी दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये कह रहा है कि यह एक ऐसा विवरण है जो एक निश्चित लेखांकन अवधि में व्यवसाय के अंतर्गत रोकड़ और रोकड़ तुल्य प्रतिभूतियों में होने वाले रोकड़ बहाव को दिखाता है। अर्थात हम इसमें ये कह सकते हैं कि किन किन मदों में रोकड़ हमने खर्चा किया और व्यवसाय में किन किन मदों के माध्यम से रोकड़ आए, ये बात इस रोकड़ प्रवाह विवरण से पता चलता है। जैसे व्यवसाय में क्या होता है कि अगर हम खर्चा करते हैं तो किसी स्थायी संपत्ति को खरीदने में या अन्य किसी वस्तु को, कच्चे माल या दूसरे कुछ ऑफिस के उपयोग के जो वस्तुएं उनको खरीदने में जो रोकड़ जाता है उस मद को हम बताते हैं, मतलब ये रोकड़ विवरण बताता है। दूसरा चीज, कौन कौन सी वस्तुओं को बेचने से हमें रोकड़ प्राप्त हुआ है ये भी बताता है। मतलब रोकड़ व्यापार में किन किन माध्यमों से गया है, दूसरी चीज रोकड़ किन किन माध्यमों से आया है, ये दोनों चीज यानी जाने और आने की जो पद्धति है ये रोकड़ प्रवाह विवरण के माध्यम से हमें पता चल जाता है। तो ये निश्चित है कि रोकड़ के प्राप्ति और रोकड़ के व्यय में हम एक चीज और बता दें, रोकड़ के अंतर्गत हस्तगत रोकड़ और बैंक रोकड़ दोनों शामिल किए जाते हैं। हाथ में जो रोकड़ है और जो बैंक में रोकड़ है दोनों शामिल किए जाते हैं। अब हम रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य क्या है, यानी इस रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के क्या उद्देश्य, हम किस लिए बनाते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य है रोकड़ स्थिति का विश्लेषण। रोकड़ स्थिति का विश्लेषण यानी रोकड़ प्रवाह से ये पता चलता है कि हमें रोकड़ कहाँ से प्राप्त हो रहा है, उसकी स्थिति कितनी है, और यह भी निर्धारित की जा सकती है कि व्यवसाय में रोकड़ कम है कि अधिक है। कम है तो हम उसको कहाँ से लाएंगे, अधिक है तो किस पे हम उसको व्यय करेंगे, ये सारी चीज की जानकारी हमें रोकड़ प्रवाह विवरण से पता चल जाता है। तो सबसे पहला चीज होता है रोकड़ स्थिति का विश्लेषण, यानी रोकड़ की स्थिति कम है या ज्यादा है, इसका विश्लेषण हम इसमें करते हैं। दूसरा इसका उद्देश्य है रोकड़ का नियोजन। रोकड़ का नियोजन, इनके द्वारा व्यवसाय में रोकड़ की वास्तविक स्थिति क्या है और ये भी निर्णय लिया जा सकता है कि रोकड़ ज़्यादा है या कम है, और कम है तो किन स्रोतों से हम उसको पूरा करेंगे। ये सारी चीज की जानकारी हमको रोकड़ स्थिति का विश्लेषण यानी रोकड़ नियोजन
यानी रोकड़ को हम कैसे प्राप्त करेंगे, रोकड़ को हम कहाँ खर्च करेंगे, इस चीज की योजना बनाने का कार्य भी रोकड़ प्रवाह विवरण के माध्यम से किए जाते हैं। तीसरा चीज आता है नीतियों का निर्धारण करना। रोकड़ प्रवाह विवरण के विश्लेषण के द्वारा व्यवसायिक नीतियां बनाई जाती है, व्यवसायिक नीतियों का निर्माण किया जाता है और लाभांश नीति, व्यवसाय की विकास नीति और भी कई प्रकार के व्यवसायिक नीतियां बनाई जाती है, जिनमें रोकड़ प्रवाह का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके बाद तीसरा होता है तरलता की जांच करना। इसके माध्यम से व्यवसायिक लेनदार, बैंक, वित्तीय संस्थाएं आदि व्यवसाय की तरलता की जांच करके अपने ऋण पत्रों के माध्यम से ब्याज की भुगतान की क्षमता की सूचना की जांच कर सकते हैं। तो तरलता की जांच में व्यवसाय के जो लेनदार हैं या बैंक, वित्तीय संस्थाएं हैं, ऋण पत्रों पे ब्याज की भुगतान, ये सारी चीज की जांच हम रोकड़ प्रवाह विवरण के माध्यम से किया जा सकता है, इसलिए इसको बनाया जाता है। तरलता की जांच के बाद आता है भावी रोकड़ बहाव का अनुमान। भावी रोकड़ बहाव का अनुमान से आशय है सम्यकों के आधार पर जो भी रोकड़ जिस माध्यम से हमको प्राप्त हो रहा है, उन सम्यकों के आधार पर बनाए गए रोकड़ बहाव विवरण द्वारा रोकड़ के स्रोतों का ज्ञान, इनसे प्रभावित रोकड़ की राशि, इनका समय आदि की सूचना प्राप्त की जाती है। तो इसके माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि भावी रोकड़ बहाव का अनुमान भी हम लगा सकते हैं कि रोकड़ हमको कहाँ से प्राप्त हो रहा है और कहाँ पे किए जा रहे हैं। तो बच्चों, इसमें हमने देखा कि रोकड़ प्रवाह विवरण का अर्थ और रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य क्या क्या है। एक बार फिर से रोकड़ स्थिति का विश्लेषण करना, रोकड़ का नियोजन करना, नीतियों का निर्धारण करना, है ना, और तरलता की जांच और भावी रोकड़ बहाव का अनुमान लगाना, ये तीन के मुख्य उद्देश्य है। अब हम आगे पढ़ेंगे जो रोकड़ प्रवाह विवरण है, कि जो रोकड़ प्रवाह विवरण बनाए जाते हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने की दो विधि है यहाँ पर। एक है पारंपरिक विधि और दूसरा है लेखांकन प्रमाण 3 के अनुसार। तो मैं आपको बता दूं कि जो पारंपरिक विधि है, इसके दो मेथड है इसके। पहला मेथड है रोकड़ की प्राप्ति है, पहला है रोकड़ की प्राप्ति और दूसरा है रोकड़ व्यय। रोकड़ व्यय मतलब जो पारंपरिक में हम रोकड़ की प्राप्ति एक साइड मतलब उसका बनाते हैं और दूसरा रोकड़ संबंधी जो खर्चे हैं। तो आपके कोर्स में इससे संबंधित कोई प्रश्न वगैरह नहीं है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे। आप ये समझ जाइए कि पारंपरिक विधि में रोकड़ की प्राप्ति बनाते हैं और रोकड़ का व्यय बनाया जाता है। अब हम मेन चीज जो आता है वो है लेखांकन प्रमाण 3 के अनुसार जो बनाए जाते हैं प्रभाव, ये मुख्य रूप से 3 होते हैं। तो लेखांकन मानक
3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह जो बनाने के मेथड है, यही कोर्स में आपके हैं और इसी से संबंधित हम पढ़ेंगे। इसके 3 बनाने के तरीके हैं। पहला है संचालन क्रियाओं से रोकड़ और दूसरा है विनियोग क्रियाओं से रोकड़ और तीसरा है वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहला जो है वो आपका है संचालन क्रियाओं से रोकड़ में। संचालन क्रियाओं से रोकड़ क्या है, इसके बारे में आप देख लीजिए। इन क्रियाओं से जो आय हम अर्जित करने के लिए रखते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी क्रियाएं शामिल की जाती हैं, इसको आप बड़े ध्यान से सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो संचालन क्रियाओं से रोकड़ में जो आपके प्राप्त होते हैं, इसमें उत्पाद और माल की बिक्री से प्राप्त रोकड़ रखते हैं। यानी अगर हम सी को अपन यहाँ रखते हैं, अभी सी को इधर रख देते हैं वित्तीय क्रियाओं से, तो संचालन क्रियाओं से इसमें क्या होता है, उत्पाद माल की बिक्री, उत्पाद माल की बिक्री से जो प्राप्त होता है वो फिर सेवा प्रदान करने से जो रोकड़ प्राप्त होते हैं उसको हम इसमें शामिल करते हैं। फिर आपका माल और सेवा के लिए जो हम पूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते हैं, जो माल हम प्राप्त होता है और उससे प्राप्त करने में जो खर्चा करते हैं उसका हम इसमें, फिर कर्मचारियों को या अन्य किसी को उनको भुगतान करने में जो व्यय होता है, बीमा कंपनियों के प्रीमियम में रॉयल्टी, फीस वगैरह जो खर्चा करते हैं, रॉयल्टी, फीस और आपके भावी अनुबंध, वादे के सौदे, जो भी अनुबंध व्यापार के दौरान जो अनुबंध किए जाते हैं उनमें सौदे होते हैं, और आय करों के भुगतान संबंधी व्यय इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से शामिल करते हैं, उत्पाद या माल की बिक्री से प्राप्त, सेवा प्रदान करने वाले से प्राप्त रोकड़, माल या सेवा के पूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से, कर्मचारियों को अन्य प्रकार के भुगतान से, बीमा, रॉयल्टी, फीस, कमीशन आदि की प्राप्ति, भावी अनुबंध, वादे के सौदे और आय करों का भुगतान वगैरह जो करते हैं वो चीज इसमें शामिल किए जाते हैं। दूसरा चीज जो है विनियोग क्रियाओं से रोकड़। विनियोग क्रियाओं से रोकड़ का मतलब है दीर्घकालीन संपत्तियों को या विनियोग के क्रय या विक्रय संबंधी क्रियाओं का समावेश होता है। जो भी हम लंबे समय तक के संपत्ति खरीदते हैं उसका संबंध, या हम विनियोग के क्रय विक्रय संबंधी क्रियाओं का समावेश करते हैं। तो विनियोग क्रियाओं में मुख्य रूप से क्या क्या चीज शामिल होता है, सबसे पहले तो इसमें आता है स्थायी संपत्ति का क्रय। क्या होता है इसमें, स्थायी संपत्ति क्रय, स्थायी संपत्ति क्रय। इसके बाद अन्य संसाधनों से ऋण पत्रों या अंश पत्रों के विनियोग से मिलने वाले रोकड़ या अन्य पक्षकारों से दीर्घकालीन ऋण की प्राप्ति या स्थायी संपत्ति के विक्रय। जैसे स्थायी संपत्ति के क्रय पर खर्चा होगा उसी तरह से स्थायी संपत्ति के हम बेचेंगे, उससे भी मिलने वाले रोकड़ इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। फिर बीमे के दावे से जो प्राप्त राशि होती है वो इसमें शामिल की जाती है, और ब्याज या लाभांश जो प्राप्त होते हैं उनको भी हम इसमें शामिल करते हैं। तो आप इसमें एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या चीज शामिल की जाती है। स्थायी संपत्तियों का बेचने से,
या स्थायी संपत्ति को खरीदने से जो क्रय हुआ या अन्य संस्थाओं के ऋण पत्रों अंश पत्रों के विनियोग से जो रोकड़ है या स्थायी बीमा दावे से प्राप्ति जो संपत्ति के नुकसान हुआ वो बीमा दावे से जो मिला। जैसे मान लीजिए कोई स्थायी संपत्ति का बीमा कराता है और वो नुकसान हो जाता है और फिर बीमा कंपनी द्वारा जो संपत्ति की मूल्य हमें प्राप्त होती है उसे भी हम विनियोग क्रियाओं वाले रोकड़ में शामिल करते हैं। फिर ब्याज या लाभांश से रोकड़ जो भी हमने अंश पत्र या ऋण पत्र लिया है उससे जो ब्याज हमको प्राप्त हो रहा है या अंश पत्र का लाभांश प्राप्त हो रहा है उनको भी हम इसमें शामिल करते हैं। तो इस तरह से इसमें स्थायी संपत्तियों से संबंधित होता है। और तीसरा क्या है, वित्तीय क्रियाओं से रोकड़। तीसरा हमारा क्या है, वित्तीय क्रियाओं से रोकड़। तो वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ में यानी 3 प्रकार से लेखांकन प्रमाण की जो अनुसार रोकड़ प्रवाह बनाया जाता है उनके 3 मेथड हैं। पहला संचालन क्रियाओं से संबंधित है, दूसरा विनियोग क्रियाओं से और तीसरा है वित्तीय क्रियाओं से रोकड़। तो वित्तीय क्रियाओं में वित्त शामिल होते हैं जिनसे व्यवसाय की पूंजी संरचना और ऋणों में परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें अधिकांश जो है ऐसे फाइनेंस यानी वित्त शामिल होते हैं जिनको कि हम पूंजी ऋण पत्र अंश पत्र ऐसे जो आसानी से हम उनको रोकड़ में परिवर्तन कर सकते हैं। तो वित्तीय क्रियाओं में शामिल होने वाले हैं जैसे अंशों के निर्गमन या अन्य ऐसे प्रपत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि। जो हम अंश पत्र या दूसरे ऋण पत्र वगैरह बेचते हैं उससे जो प्राप्त होने वाली राशि है वो भी हम इसमें वित्तीय क्रियाओं में शामिल करते हैं। दूसरा चीज ऋण पत्र बॉन्ड्स अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋणों के द्वारा जो रोकड़ की प्राप्ति होती है। यानी इसमें आप ये समझ जाइए कि अंश पत्र ऋण पत्र या और जो दूसरे लाभांश दूसरे ऋण पत्रों को बेचने से जो प्राप्त होने वाली राशि है उसको इसमें शामिल की जाती है। ब्याज या लाभांश का भुगतान अगर करते हैं तो भी हम इसी में शामिल करते हैं। तो इससे संबंधित हम आपको अगले क्लास में सवाल भी बताएंगे। अभी हम आपको सिर्फ इसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल की जाती है इसके बारे में मैं बताया। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि रोकड़ प्रवाह विवरण का अर्थ है यह एक ऐसा विवरण है जो एक निश्चित लेखांकन अवधि में व्यवसाय के अंतर्गत रोकड़ और रोकड़ तुल्य प्रतिभूतियों में होने वाले रोकड़ प्रभाव को दिखाता है। फिर मैंने रोकड़ के कार्य भी बताए, रोकड़ प्रवाह बनाने के उद्देश्य बताया और फिर अब इसमें मैंने आपको बताया कि जो लेखांकन रोकड़ प्रवाह विवरण बनाए जाते हैं उसके 2 मेथड मैंने बताया, एक पारंपरिक विधि और दूसरा लेखांकन प्रमाप 3 के अनुसार। तो आपके कोर्स में लेखांकन 3 के अनुसार है और इसके बनाने में 3 चीज़ शामिल की जाती हैं। उस प्रारूप में देखेंगे तो 3 अलग अलग हेड बनेंगे। पहला एक बनेगा संचालन क्रिया संबंधित यानी संचालन संबंधित क्या क्या आता है मैंने इसको बताया, इसमें आपको एंट्री करना है। फिर दूसरा आपका बी नंबर बनेगा वो विनियोग क्रियाओं से संबंधित और तीसरा जो बनता है वो वित्तीय क्रियाओं से संबंधित बनता है। इस तरह से इनमें क्या क्या शामिल किए जाते हैं मैंने आपको बताया। एक बार फिर से मैं बता दूं, संचालन क्रियाओं में शामिल होने वाले हैं उत्पाद या माल की बिक्री से प्राप्त राशि, सेवा से प्राप्त राशि, माल या सेवाओं के पूर्तिकर्ताओं को भुगतान, कर्मचारी या अंग के बदले में भुगतान, रॉयल्टी, फीस, कमीशन आदि की आयगत प्राप्ति, बीमा कंपनी के प्रीमियम या दावों का या अन्य लाभों से रोकड़ की प्राप्ति या भावी अनुबंध में किए गए वादे सौदे, ये सब इसमें
या आयकरों का भुगतान, यानी छोटे छोटे खर्चे इसमें शामिल किए जाते हैं। इसमें बड़े बड़े खर्चे शामिल किए जाते हैं, जैसे स्थायी संपत्तियों का खरीदना, स्थायी संपत्तियों का बेचना, या अन्य पक्षकारों से दीर्घकालीन ऋण या अग्रिम प्राप्त करना, या अन्य संस्थाओं को ऋण पत्रों या अंश पत्रों में विनियोग को बेचना, और ब्याज या लाभांश से रोकड़ की प्राप्ति। ये 2 चीज हो गए। तीसरा इसमें जो है वित्तीय संस्था में ऋण पत्र, अंश पत्रों को जो हम बेचते हैं, जो कि हम आसानी से उसको रोकड़ में परिवर्तन कर सकते हैं, ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं। अब जो है कुछ हम इसमें होमवर्क दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है रोकड़ प्रवाह विवरण। रोकड़ प्रवाह विवरण का अर्थ स्पष्ट करें। दूसरा है रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य लिखें। और तीसरा है, बस 2 प्रश्न हैं, इन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है और आपको भेजना है।